अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। दवाइयाँ सेहत बख्शती हैं, लेकिन कब जहर बन जाएं पता नहीं चलता। जान बचाने वाली अद्वियात कब जान लेने वाली अद्वियात बन जाती हैं, इसका भी अंदाज़ा नहीं होता। चंद लोगों ने इस अखलाकी काम को गैर अखलाकी बनाकर जेबें भरने का ज़रिया बना लिया है। क्यों अचानक से बाज़ारों में दवाइयाँ गायब हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या वजूहात हैं, आज हम जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। क्या है, कितने के यार? इसकी अभी कुछ नहीं। 44 जगह कितने का महंगा आते हैं आजकल। पानी डिटेल वाले भी है, वो 30 है। डिटेल कितना है इसके ऊपर? इसके ऊपर 50 है, इसके ऊपर 42। ये कब क्या है? ये अभी क्या है? ये का है, ये नहीं, ये फुल नहीं डिटेल है, बिल्कुल नया नया माल। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं। दवाइयाँ सस्ती मिली, महंगी मिली? जी, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है। जो दवाइयाँ लेने आए थे वो मिल गई? वो दवाई तो मिल गए, लेकिन वे ऐसा सी दवाई है, मुश्किल दवाई तो शायद ना मिले। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये दवाइयाँ मिलती हैं? जी, दवाई, मैं तो शहर में रहता हूँ, समझे, मुझे तो दवाइयाँ मिलती हैं, शहर में हैं। देहात का पता नहीं है कि दवाइयाँ मिलते हैं या नहीं मिलते। ये वाली जो दवाइयाँ आप लेके जा रहे हैं यहाँ से, ये आपको अपने इलाके में मिल रही है? जी, मिलते हैं। रेट का फ़र्क है, सस्ती हैं? जी, थोड़ा सा फ़र्क तो है। यहाँ पर कितने का फ़र्क आ जाता है? हमारे इलाका महंगा है, यहाँ चौकी है ना बलुस्तान में, उधर ज़रा क्या बताऊँ, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन ज़रा इंतज़ामिया से गुजारिश है कि चेक करें तो फिर बंदे अपने लाइन पे आएंगे। यहाँ 111 का और वहाँ 260 का? 260 का जी है। 149 रुपये का फ़र्क? 149 रुपये का फ़र्क। बाकी दवाइयों में भी इतना ही फ़र्क है? बाकी दवाइयों में फ़र्क तो है, वहाँ रिटेल चलता है ना, वहाँ यहाँ तो होलसेल मार्केट है। यहाँ पर जो दवाइयाँ मिल रही हैं और जो बाहर मिल रही हैं, उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क रेट का फ़र्क है। यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 15 से 16% पे मिल जाती है और इलाकों में 3-4% पे मिलती है। तो महंगाई की वजह से लोग सब यहीं से लेते हैं, परचेसिंग यहीं से करते हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि हम होलसेल से ही ले लें बजाय रिटेलर से लें। हर आदमी की ख्वाहिश यही होती है कि 2 पैसे बचा लें। जो दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं वो मार्केट में अवेलेबल है हर जगह? हाँ, कुछ तो ऐसी है कि जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कंपनीज़ की ज़्यादातर हैं वो यहाँ है, बिल्कुल है, यहाँ पर मिल जाती है? यहाँ मिल जाती है। पूरे कराची का रेट अलग है, यहाँ का अलग है? बिल्कुल है, क्योंकि ज़ाहिर पूरे कराची के लोग यहीं से परचेज करने ना, ये होलसेल मार्केट है और यहाँ के होलसेल की प्राइस है। चलिए, ये तो होलसेल है, लेकिन कराची में जो बाकी जगहों पर दवाइयाँ मिल रही हैं वहाँ कीमत फिक्स है या इलाके वाइज अलग अलग कीमतें? वो ऐसा है कि डिपेंड करता है ना कस्टमर पे। वो कस्टमर को वो देख लेते हैं दुकानदार जो है, फिर वो किसी को 5% पे देते हैं, किसी को जो है वो 2% पे देते हैं, किसी को जो है वो रेट टू रेट दे देते हैं। इस तरह से है। पूरे शहर में असली दवाइयाँ मिल रही हैं? असली पाकिस्तान में कोई चीज़ मिल रही है तो बता दें। असली नहीं है? असली कहाँ है? हम खुद ही नहीं हैं यार। हम 25 करोड़ दोगे, हम असली हैं? हम मुसलमान हैं? हम तो सारे ही ऐसे ही हैं। हम, अल्लाह रहम करे। आज हमारे पर जो ये अजाब है, किस वजह से? आपने कभी गौर किया? ये हमारा अपना किया दर है भाई। हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, इसलिए आज हमारे ऊपर अजाब है। ये जो दवाई जाली बेचे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए? दवाई क्या, जो भी कोई भी चीज़ जाली बेचे उसको तो मेरा ख्याल है कि रोड पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। दवाई में करप्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? किसी में भी नहीं होने चाहिए करप्शन। ये तो आपके भी वही, जैसे अभी बड़े साहब ने कहा कि भाई जो है, ये तो होलसेल मार्केट है, रिकग्नाइज्ड डीलर्स हैं, ठीक है। यहाँ के अलावा इलाकों में जो गैर मेयारी जाली दवाई फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होना चाहिए? भाई हम क्या बताएं, कानून में सब मालूम है कि किस जुर्म में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोई कानूनदाज तो है ही नहीं कि हम बताएं कि क्या होने चाहिए। जैसे बड़े साहब ने कहा तो उसको बीच चौराहे में गोली मार दो। मुझे ये बताइए कि यहाँ के रेट में और इलाकों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसकी दवाइयों के रेट में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, एक ही रेट है। ये भी डाकू हैं, वो भी डाकू हैं, ये बड़े डाकू हैं। यानी एक महल्ले का जो दुकानदार है वो 12% देता है, यहाँ लेने के लिए आए ये भी 12% देते हैं।
लेकिन उन्होंने होलसेल का नाम क्यों दिया? बस खामोखाई में बेवकूफ़ बनाना कौम को। दवाई बिजनेस है या कोई अखलाकी काम है? देखिए, दवाइयों का बेचना या दवाइयों का जो काम है वो इखलाकी तौर पर जो है काम है। उसमें अल्लाह ताला ने एक रिस्क रखा है कि जी आप भी एक मुनासिब मुनाफे के ऊपर, मुनासिब काम के ऊपर अच्छी दवाएं लोगों की सेहत के लिए दें, लेकिन यहाँ कोई नहीं करता। उनके साथ क्या होना चाहिए तो जानबूझ के दवाइयाँ मार्केट से शॉर्ट कर देते हैं? तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो कहाँ हैं कार्रवाई करने वाले? सिर्फ मुंह से बकवास कर देने वाले और कहने वाले हैं कि ये कार्रवाई होगी, वो कहाँ हैं कार्रवाई करने वाले? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध गुलाम अली लाखू साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आम आवाम में ये तासुर है कि वो किस तरह इस बात को कंफर्म करें कि जो दवाई ख़रीद रहे हैं वो असली है या जाली है, इसका तरीक़ेकार क्या है? इसका सबसे बड़ा पहला जो तरीक़ेकार है कि आप किसी मुस्तनद मेडिकल स्टोर से दवाई ख़रीदें और उसका लाइसेंस ज़रूर देखें, क्योंकि लाइसेंस हमेशा किसी ना ऐसी प्लेस पे एग्जिबिट होता है जो कि अवाम उन्नास की नज़र वहाँ पे पड़ती है। वो फ्रंट ऑफ दी मेडिकल स्टोर पे होता है। उसके बाद जब भी आप दवाई ख़रीदें उसके बाद उससे कैश मेमो या कोई रिसिप्ट ज़रूर ख़रीदें जिसमें दवा का बैच नंबर लिखा हुआ हो, तो कभी भी आपको जाली दवाई या गलत दवाई नहीं मिल सकती। गुलाम अली लाखू साहब, ये बताइएगा कि कुछ दवाइयाँ होती हैं वो अचानक मार्केट से गायब हो जाती हैं। अगर उनकी कीमत 100 रुपये है वो मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमत 200 हो जाती है। इसके पीछे क्या मसला है? इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखें, कभी कभार रॉ मटेरियल के इश्यूज़ भी हैं। जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में फॉरेक्स रेट्स, एलसीज़ नहीं खुलती, उनका जो सप्लायर होता है वो उनको सप्लाई नहीं कर पाता, उस वजह से भी बैचेस लेट हो जाते हैं। और कभी कभार इनकी जो प्राइसिंग के इश्यूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, फॉरेक्स रेट के रेट बढ़ रहे हैं, तो डॉलर के बढ़ने की वजह से मैन्युफैक्चरर को वो दवाई वारे में नहीं पड़ती, इसलिए वो बनाना बंद कर देते हैं। इससे भी हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरा, दवाई शॉर्ट इस वजह से भी होते हैं कि कुछ हमारे लोग जो कि ये समझते हैं कि हम जो शॉर्ट होने वाली दवा अगर होर्डिंग कर लेंगे तो उस आगे चल के हमें कुछ पैसा बचेगा, तो उस वजह से भी आवाम को ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये जो होर्डिंग है, जो लफ्ज़ आपसे इस्तेमाल किया, ये कितना बड़ा जुर्म है? ये बड़ा हीनियस क्राइम है ड्रग एक्ट के हिसाब से भी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बात ये कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा नाप तोल में बेईमानी करे या किसी ज़रूरत वाली चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे वो हम में से नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, लॉ ये कहता है कि जो भी होर्डिंग करता है वो पाकिस्तान के पेनल कोड के तहत भी सज़ा का मुर्तकब है, उसमें 10 साल तक सज़ा हो सकती है और हमने करवाई भी हैं सज़ाएँ, और फ़ाइन 10 लाख रुपए भी हो सकता है। गुलाम साहब, ये बताइएगा कि जाली अद्वियात क्या इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, या फिर वो कौन सी अद्वियात हैं जो कि जाली तैयार की जाती हैं? देखें, दवाई जाली वो तैयार होती है जो कि ज़्यादा चलने वाली होती है। सच एस जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी दवाएं ज़्यादा चलती हैं, पेशेंट्स का फ़्लो ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा होती है, तो उसमें वो दवा जो ज़्यादा बिकती है तो उसका अल्टरनेट भी मार्केट में आना शुरू हो जाता है। अब जाली दवा बनने का मकसद ये तो एक तो होती है अपनी हवस कि भाई मैं पैसा कमाऊँ या क्या करूँ। दूसरा है जब वो दवा थोड़ी सी भी शॉर्ट होती है तो जाली दवा मार्केट में एंटर हो जाती है और वो उसकी जगह पकड़ लेती है। तो हमें कहीं ना कहीं से ज़रूर रिपोर्ट आ जाती है या कोई कंप्लेंट आ जाती है तो हम उस पर एक्शन करते हैं। काफ़ी जाली दवाएं पकड़ी हैं मेरे 18 साल के कैरियर में, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हैं पकड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। इतने महदूद वसाइल में ये डिपार्टमेंट पूरे सूबे को कवर कैसे करता है? देखें, जितना महदूद वसाइल हैं, लेकिन हम फिर भी अपना स्टेक दाव पे लगा के ये काम करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी एजेंसीज़ इंफॉर्मेशंस देती हैं जो कि देखें इंसानी जान के जो रखवाले हैं वो काफ़ी हैं। सिर्फ हम नहीं हैं, सिर्फ आप लोग नहीं हैं, काफ़ी पाकिस्तान के लोग इंसानी जान के रखवाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे कोऑपरेट करते हैं, अवाम उन्नास हमसे कोऑपरेट करती है, और जैसे ही हमें कंप्लेंट मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या किसी अवाम से, हम उस पर एक्शन करते हैं। अच्छा, दवाइयों के हवाले से जो प्राइस कंट्रोल है वो भी आपके दायरे के मातहत है? असल में प्राइस कंट्रोल जो है वो सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का, ड्रैप का,
लेकिन रेगुलेशन ऑफ सेल्स हमारा सब्जेक्ट है, हमारी डोमेन है, तो रेगुलेशन ऑफ सेल्स में प्राइस कंट्रोल सूबे के हिसाब से हम चेक करते हैं। अच्छा, हमने मेडिकल स्टोर्स के बाहर देखा अक्सर लोगों का रश लगा हुआ होता है और बग़ैर इस वजह के कि उनको पता नहीं होता कि क्यों दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, वो सिर्फ शिकवा कर रहे होते हैं कि दवाई यहाँ बहुत महंगी मिल रही है। इसका तरीक़ेकार क्या है? आपके इदारे को अप्रोच करने का तरीक़ेकार क्या है? देखें, अगर किसी मरीज़ को शक है कि जो लेबल पे लिखी गई प्राइस है वो समझ रहा है कि वो प्राइस असल प्राइस नहीं है, तो वो हमारे ऑफिस में आ सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट करने के काफ़ी तरीके हैं, सिर्फ हमें ख़त के ज़रिए ही कंप्लेंट मिल जाती है तो हम उस पर फिर एक्शन ले लेते हैं। दवाइयों की भी स्मगलिंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। दवाइयों की स्मगलिंग होती है, स्पेशली जो कैंसर की दवा है उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए हमने इक़दामात लिए हैं। क्योंकि देखें, दवाई जो है ना वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। डीज़ल, चीनी या ऐसी चीज़ें अगर आप धूप में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन दवाई अगर आप 1 घंटा भी धूप में रख देंगे तो उसकी पूरी एफिकेसी लूज़ हो जाएगी और वो पेशेंट को ठीक करने के बजाय ज़्यादा डिटेरोरेट करेगी, क्योंकि वो दवाई फिर डेंजरस हो जाती है जब वो धूप में आ जाती है। क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल ड्रग्स जो कैंसर ड्रग्स हैं या दूसरी शुगर की इंसुलिन्स हैं, अगर वो कोई लोग यहाँ पे बेचते हैं तो वो दवा नहीं होती, वो दवा जहर होती है। अच्छा, स्मगलिंग की दवाइयों की स्मगलिंग के हवाले से लेजिस्लेशन पूरी हुई है? बिल्कुल, लेजिस्लेशन पूरी है। इसमें सेक्शन 27(1) है जो कि हमें अथोराइज़ करता है कि उनके ऊपर FIR कटवाई जाए FIA में या पुलिस में, और उनके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशंस चलती हैं और जिनकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या आपको ये नहीं लगता कि दवाइयों पर इन सारे मामलात पे कंट्रोल करना ये सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? असल में ये मैं कहूँगा कि जहाद है। अगर कोई आदमी दवाई सही यहाँ पे किसी मरीज़ एक तक पहुँचाता है और वो मरीज़ ठीक हो जाता है, तो मेरी नज़र में शायद अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर दे और उसकी आखिरत में सज़ा कम कर दे। तो मैं कहता हूँ कि ये मॉरली भी सपोर्ट है, और मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि लोगों को हमें अप्रोच करना चाहिए और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए कि जाली दवाई को रोकने में हमारी मदद करें। इस साल में अब तक अंदाज़न कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें आपने जाली दवाइयाँ पकड़ी हों, स्मगल दवाइयाँ हों? इस साल हमने 25 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें रेड्स हैं, और उसमें हमने 4 फैक्ट्रीज़ अभी 2-3 महीने पहले यहाँ कराची में, लियारी में और यहाँ पे लालू खेत में 3 फैक्ट्रियाँ थीं जाली दवाओं की। वो फैक्ट्रीज़ घर में थीं, उनको जाके पकड़ा पुलिस की मदद से। और लियारी में भी एक फैक्ट्री थी जो आयोडेक्स बना रही थी, उसको भी जाके पकड़ा है। लातादाद दवाएं हमने पकड़ी हैं और केसेस दाखिल किए हैं कोर्ट में, FIRs कटवाई हैं, और उन केसेस का फिर डिस्पोजल भी हुआ है कोर्ट से। उनको मुजरिमों को सज़ाएँ भी हुई हैं, 3-3 साल से ज़्यादा सज़ाएँ भी हुई हैं, फ़ाइन भी लाखों रुपए की तादाद में हुआ है। तो काफ़ी डिस्करेजमेंट है उन लोगों के लिए जो जाली दवा या सब स्टैंडर्ड दवा बेचते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कामयाबी का खुशी भी है कि हम काम कर रहे हैं। जब लोग दवाई ख़रीदें तो उनको एक्सपायरी चेक करना चाहिए, एक्सपायरी डेट? बिल्कुल, सबसे पहली नज़र जो आपकी जानी चाहिए दवा की एक्सपायरी पे जानी चाहिए और दवा के रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाने चाहिए जो कि 6 डिजिट्स में होता है। ये अवामुन्नास के लिए एक इत्तला भी है कि आप उसकी एक्सपायरी चेक करें। अगर वो करीब एक्सपायरी है तो आप उसको दुकानदार को वापस करें और उसकी लॉन्ग एक्सपायरी उससे तलब करें। और दूसरा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो 6 डिजिट्स में होगा। अगर 6 डिजिट से ज़्यादा है तो वो दवा आप तलब ना करें उससे। सर, 1-2 केसेस ऐसे भी आए कि दवाइयाँ एक्सपायर्ड थी, उनकी पैकिंग चेंज की गई। ऐसे केसेस आपकी नज़र में आए? काफ़ी केसेस आते हैं, पैकिंग लोग चेंज करते हैं। अगर किसी इदारे की दवा बिकती है तो वो उस इदारे के नाम से नहीं बिकती, वो फिर उनके पैकेट्स चेंज करके मार्केट में देते हैं। लेकिन उसकी हम कलर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं क्योंकि हम एक्सपर्ट्स हैं, हमें पता है कि किस कंपनी को किस कलर में रजिस्ट्रेशन मिली है। तो वो एग्जैक्टली वो कलर तो नहीं बना सकते, उसका कॉपी बना सकते हैं, तो हम उससे उसको पकड़ लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि जो होलसेलर्स हैं वो जाली दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि होलसेलर जाली दवाई सप्लाई करे। होलसेलर भी असली दवाएं सप्लाई करते हैं,
लेकिन वो अपना कुछ मार्जिन रख के आगे रिटेलर को कभी मतलब आप उसको ये कह सकते हैं कि उधार पे दवा दे देते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला वो दवा बेच के फिर होलसेलर को पैसे देता है। तो इस तरीके से एक चेन चलता है, लोग इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। बाकी ये नहीं कहा जा सकता कि होलसेल में दवाई कोई सही नहीं मिलती। नाज़रीन, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध गुलाम अली लाखो साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट है जिस पे आम अंदाज में इस तरह खुलकर बात नहीं हो सकती। जो इससे रिलेटेड लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, वही अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। ये जो पूरा इंटरव्यू हुआ इसमें बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो आवाम को हैं, वो ये ज़रूर समझें और सोचें, अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर करें। और आखिरी बात ये ज़रूरी मेंशन करना ज़रूरी है कि दवाई एक मकाफ़ात अमल है। आज जाली दवाई पर आपने आवाज़ नहीं उठाई, खुदा न खास्ता वो जाली दवाई एक ना एक दिन घूम फिर कर आपके घर पर पहुंचेगी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर कोरंगी ताहिर खानजादा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दवाइयों के हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, ये किस केस में पकड़ी गई हैं? अच्छा, देखिए डिफरेंट केसेस की दवाई हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड हैं। डिफरेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स ने इस पर काम किया है, केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बोर्ड में हमने सबमिट करवाए हुए हैं केसेस। तो हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, जैसे सैंपल्स भी करते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये रखे हैं, ये सैंपल्स हैं, सील हुए हैं, ये ड्रग लेबोरेटरी जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जाएंगे। तो इस तरह हमारा काम एक प्रोसीजर है, ड्रग एक्ट के मुताबिक और सिंध ड्रग रूल्स के मुताबिक प्रोसीजर है। ताहिर खानजादा साहब, कोरंगी का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है उसकी। वहाँ सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग जब आप ऑपरेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, कौन से केसेस सामने आते हैं? देखिए, रूटीन के तो हमारे होते ही इंस्पेक्शन। आजकल हम लोग जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्टर हेल्थ की भी और डीएच ऑफिस की भी टीम है, तो वो डेली बेसिस पे हमें शॉर्टेज को देखना है, इनको देखना है। कहीं कहीं जैसे अभी हमने कुछ जाली फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं, कुछ टेबलेट्स बन रही थी, रिलीफ टेबलेट्स बन रही थी, होम्योपैथिक की चीज़ें कुछ जाली बन रही थी। हमने टीम्स के साथ और डीसीज के साथ और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है, क्योंकि आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो जाती हैं। आप खुद भी प्रोग्राम करते हैं तो थोड़ी देर बाद माहौल ही बदल जाता है, तो हमें एजेंसीज़ की भी ज़रूरत होती है, पुलिस की भी ज़रूरत होती है। और बाकायदा हमारे मिनिस्टर हेल्थ साहब हैं, सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, उनकी स्ट्रिक्ट हमारी डायरेक्शंस हैं, बहुत सपोर्ट किया जाता है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग को जब हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो ये फर्दन होती रहती हैं कार्रवाई हमारी। जो शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज पे क्या वाजे हुआ कि डिमांड ज़्यादा थी या फिर लोगों ने स्टॉक करके रख ली? देखिए, स्टॉक हुई है, ये नहीं कह सकते। होर्डिंग भी पकड़ी जा रही है, देखें हर चीज़ की पकड़ी जा रही है। आजकल तो आपको पता है कि हर चीज़ की ही शॉर्टेज पकड़ी जा रही है। असल जो दवाइयों की शॉर्टेज हुई है जो मार्केट के अंदर, वो एलसीज नहीं है, डॉलर्स की वजह से, एलसीज की वजह से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो कंपनीज जब ही बनाएंगी जब रॉ मटेरियल बाहर से आएगा। ताहिर खानजादा साहब, ये दवाई है रिलीफ एक्स्ट्रा, दिखने में तो ये ओरिजिनल लग रही है, इसका माजरा क्या है, मामला क्या है इसका? असल में ये एक वक्त में आई थी अनरजिस्टर्ड, ठीक है, हमने बहुत कार्रवाई की थी, उनको बैन कर दिया था और कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी लोगों को। एक तो ये वैसे तो पेन किलर है, मगर इसकी कम्बिनेशन इस तरह की थी कि बहुत ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट हो रहा था और उनकी ऊपर सेडेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा था। लोग थोड़ा समझ लें कि एक तरह से नशे की तरफ जा रहे थे। फिर जब हमने इसको बैन किया तो अब हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कुछ अर्से पहले, साल भर पहले, कि ये सऊदाबाद के अंदर एक किसी फैक्ट्री लगी हुई है घर के अंदर जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। तो हमने पुलिस के साथ मिलके, हमारे चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं गुलाम अली लाखो साहब, साजिद मेमन साहब, शाहिद अब्बासी साहब, तो हमने एक मिलके मुश्तरका कार्रवाई की थी और फैक्ट्री को सील किया था। कोर्ट में केस चल रहा है और हमने जब लेबोरेटरी में इसको भिजवाया तो ये स्पूरियस थी, यानी कि इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं था जो क्लेम कर रहे हैं लेबल के ऊपर, और कर भी ये इंडिया के नाम से ही क्लेम रहे हैं, बन पाकिस्तान में नहीं, मगर इस तरह की जाली है कि वो लग रहा है कि इंडिया से बन के आ रही है। कितनी तादाद में पकड़ी गई थी? काफ़ी बड़ी तादाद में पकड़ी गई थी, पूरी फैक्ट्री थी, पूरा उनका स्टॉक पूरा किया था, अच्छी ह्यूज क्वांटिटी थी काफ़ी सारी चीज़ों की, और हर तरह की मशीनरीज अवेलेबल थी। छोटा सा एक मकान था, तो वो सारा कुछ हमने सीज करके सारा कुछ फिर कोर्ट के अंदर उसको लेके गए। रिलीफ एक्स्ट्रा नामी कोई भी दवाई बेचेगा तो जुर्म है? जुर्म है बिल्कुल, क्योंकि रिलीफ एक्स्ट्रा आ ही नहीं रही है। जो बन रहा है वो भी देखिए, एक तो वो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, इंडियन दवाई है, हमारी यहाँ अलाउड नहीं है इंडियन दवाई।
और जो कुछ आ रहा है वो भी जाली आ रहा है। तो लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें हर चीज़ से, खाने से पहले भी सोचें कि वो क्या खा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो फिर हम क्यों ऐसी जाली चीज़ों की तरफ जाएं? यानी केमिकल्स से एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बना के दवा। उनके पास सब कुछ था। मैं आपके पास बता रहा हूँ कि उनके पास पैकेजिंग मशीन्स और सब कुछ, सारी चीज़ें उनके पास, मशीनरीज तक अवेलेबल थी, क्योंकि फिर वो कार्रवाई मुश्तरका थी। और तो आपको पता है कि जब पुलिस साथ थी तो फिर आराम से हम कार्रवाई कर पाए उनके साथ। एक और चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा ताहिर साहब कि किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में या कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई नाम ना लिखा हो, ना ब्रांड लिखा हो, ना लाइसेंस हो, कोई घर में छोटी मोटी जगह पे अगर दवाइयाँ बना रहा हो तो यकीनन वो जाली होती हैं। यकीनन जाली होनी चाहिए, क्योंकि देखें जिस तरह का ये काम होता है काफ़ी रिमोट इलाकों में होता है, और पब्लिक जो उनकी इर्द गिर्द की होती है वो भी सपोर्ट रखती है। जब हम जाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, खुद से जाकर कोई एक्शन लेते हैं, तो सब लोग फिर गैदर होना शुरू करते हैं, मॉब बनाना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर ये जो कुछ होता है ज़्यादातर रिमोट इलाकों में होता है, जहाँ पे एक तो एक्सेस कम होता है लोगों के जाने का, और थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये होता है मोस्टली हमें फेस। बहुत शुक्रिया ताहिर खान नज़ारा, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर का मौक़िफ़ आपने सुना। अब आपको लेकर चलते हैं डायरेक्टर लैब ड्रग टेस्टिंग स्टेशन डॉक्टर अदनान रिजवी साहब के पास और उनसे जानते हैं कि जाली अद्वियात को जानने का तरीक़ेकार क्या है और इस टेस्ट में कितना वक्त दरकार होता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना ही चाहूँगा मेहदी साहब कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर डिटेक्टिंग दी स्पूरियस ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स जो ड्रग इंस्पेक्टर्स ड्यूरिंग रेड या मार्केटिंग सर्वेलेंस मार्केट से उठाते हैं, तो वो ड्रग एक्ट के लिहाज से बाउंड हैं कि वो लेबॉर्ट्री में, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में उसको भेजेंगे। अच्छा, हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम बाउंड है लॉ में कि जी विदिन 7 डेज़ वो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे, अपने सैंपल को सबमिट कराते हैं। अब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एज़ पर द स्पेसिफिकेशन या फार्माकोपियाज में जो दी हुई है, या अगर वो न्यू ड्रग्स है तो जो भी उसका इनोवेटर है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री वो दवा को टेस्ट करती है। टेस्ट और एनालिसिस के बाद वो अपनी रिपोर्ट इशू करता है। तो फॉर एरेडिकेशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स और फाल्सिफाइड ड्रग्स, सबस्टैंडर्ड ड्रग्स, काउंटरफीट ड्रग्स, ये अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जिनको हम कलेक्टिवली SF ड्रग्स के नाम से कहते हैं इंटरनेशनली, कि सबस्टैंडर्ड एंड फाल्सिफाइड ड्रग्स, तो उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपकी जो बात है, आपने कहा कि जी मल्टीनेशनल कंपनीज़ और लोकल कंपनी, मैं लोकल नहीं कहूँगा, नेशनल कंपनीज़ कहूँगा। अब ज़्यादातर नेशनल कंपनीज़ हैं वही वर्क कर रही हैं। तो अगर वो नेशनल कंपनी की दवा है तो मैं उसे लोकल नहीं कहूँगा, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी एग्जिस्ट करती है और उसकी दवा ट्रैप से रजिस्टर्ड है, तो वो डेफिनेटली अपनी एफिकेसी भी रखती है। ऐसा नहीं है, देखिए ना, हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज़ के भी दवाएं आती हैं और नेशनल कंपनीज़ के भी आती हैं। जब उन्हें टेस्ट करते हैं तो बोथ आर सेम स्टैंडर्ड्स, उनकी एफिकेसी सेम होती है, उनकी पोटेंसी सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी जो एक क्राइटेरिया दिया गया फार्माकोपिया उससे वो फॉलो कर जाए। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि जिस तरह से मार्केट में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है जाली अद्वियात का लास्ट 2 ईयर्स में, वो कहीं पे भी नहीं था। शायद ये कह सकते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया मार्केट में, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो गैर मेयारी अद्वियात और जाली अद्वियात की भरमार हो गई मार्केट में। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि देखिए ना, हम पहले भी हम टेस्ट करते चले आ रहे थे और लेबॉर्ट्री 92 से 93 से सिंध में काम कर रही है और ड्रग एक्ट 76 से आया हुआ है। इससे पहले भी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री तो काम कर रही थी ना, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी, सैंपल्स वहाँ जाते थे। 92 में, यहाँ 93 में सिंध में इस्टेब्लिश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब अपग्रेड भी हो गई और माशाल्लाह में हमारे पास वो तमाम इक्विपमेंट है, चाहे LCMS ले लें, चाहे उसको FTIR ले लें, चाहे आप HPLC ले लें, चाहे आप HPTLC ले लें, चाहे डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस टाइप 4 ले लें। तो तमाम वो लेटेस्ट अपरेटस हैं, तमाम वो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि मैं ये कह सकता हूँ इसके साथ कि कॉन्फिडेंट हो गया कि वो इवन वो
those instrument are not present in MNCs और इन अच्छी नेशनल कंपनीज। पहले अगर हम देखते थे कि अगर ड्रग टेस्टिंग के लिए या सैंपल्स आते थे ड्रग्स के तो स्पूरियस ड्रग 2 या 3 हुआ करती थी साल में, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर भी तकरीबन 60 से प्लस 69 ऑलमोस्ट ड्रग्स जो थी वो सब स्टैंडर्ड फॉल्सिफाइड डिक्लेयर हुई। इस तरह से अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 47 ड्रग्स हैं जो कि कंटामिनेटेड कह दें या सब स्टैंडर्ड फॉल्सिफाइड आई हैं, और जिनको हमने मुख्तलिफ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स ने हमारे नमूने भेजे थे उनको हमने रिपोर्ट अरसाल कर दी हैं। ये इसलिए होता है ताकि उस अकरेंस को रोका जाए जिस तरह से PIC में हुआ था एक वाक़या। तो इस तरह से एडवर्स ड्रग इवेंट में और एडल्ट्रेशन जो हो जाती है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जैसे कि मेरोपेनम है, इंजेक्शन है, वो भी हमारे पास आया तो अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर मेरोपेनम मौजूद ही नहीं था। अच्छा, ये वो अद्वियात हैं, या अगर हम बात करते हैं कि एक और अच्छा सॉल्ट है टोज़ाबैक्टम और पाइपरासिलिन का, टिप्टास के नाम से अक्सर चलता है, मैं किसी कंपनी का ब्रांड नेम कोड नहीं कर रहा, तो वो इवन ये तमाम वो अद्वियात हैं कि जो कि लाइफ सेविंग अद्वियात हैं और उन कंडीशन में दिया कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है और बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे कि जब कोई आम कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स अपना असर करना छोड़ देती है, या जिस तरह हमने लास्ट टाइम अभी सुना था कि जी एक्स टाइफाइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा आने लग गए दोबारा से, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड में भी मेरोपेनम का, एजिथ्रोमाइसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो तमाम अद्वियात भी अब आप देखें ना कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरोपेनम मेरे पास आ रहा है, मैं इंजेक्शन का ब्रांड कोड नहीं कर रहा तो उसके अंदर मेरोपेनम मौजूद ही नहीं है। अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन ब्रांड लीडर की बात करूँ तो पता चला उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही मौजूद नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन तो एजिथ्रोमाइसिन ही मौजूद नहीं है। ये तो वो अद्वियात है ना जी कि जो कि अच्छा उसमें क्या है कि उन्होंने कोई लोअर दर्जे की कोई एंटीबायोटिक डाली हुई है, जैसे अगर मेरोपेनम है तो उसके उन्होंने सेफ्ट्राइक्सोन, अब चूँकि मौजूद तो उसमें नहीं है। अच्छा, जिस तरह उसका स्पेक्ट्रम है वो भी कवर नहीं कर रहा, लेकिन क्या हो रहा है, बनता क्या हो रहा है, उसका मर्ज और डिटोरिएट हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फारूक बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। आइए इनसे चंद सवालात करते हैं। और आप जिस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के जिस वक्त हालात हैं उसमें आपके लिए मुश्किलात और चैलेंजेस भी बढ़ गए, ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा आपको चैलेंज कौन सा है? बड़े 3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंजेस तो है कि जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारा लॉ है, जो एग्जिस्ट करती है ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी, उसकी तहत उसके रूम इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें हार्डशिप केसेस की एक पॉलिसी होती है, इसमें कोई भी दवाई जो डिटरमिन्ड प्राइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो करती है उससे हमारी कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो बाय लॉ हमें एक राइट है कि हम अप्लाई करेंगे, सर दिस इज़ नॉट फीजिबल एनी मोर, तो इसकी रिवीजन की जाए प्राइस की। अच्छा, हैविंग सेड दैट वो कोई 209 केसेस पिछले साल से पड़े हैं और उसका बैकग्राउंड ये वो क्यों पड़े हैं, वो वजह ये उसकी ये है कि जी जिस तरह आपने देखा हमारी इन्फ्लेशन 40% पर मंथ के हिसाब से बढ़ती रही पिछले साल, डॉलर डिस्पैरिटी जो है ऑलमोस्ट 70% तक बढ़ा, बिजली के खर्चे, यूटिलिटी के खर्चे, बेसिक सप्लाई से खर्चे, हर चीज़ ऑलमोस्ट 2 गुना हो गई। बिल्कुल, जो एक की थी वो 2 की मिलना शुरू। बिल्कुल, उसी पस मंज़र में, उसी बैकग्राउंड में हमने ये हार्डशिप के सप्लाई की जो 209 प्रोडक्ट। ओके, अब वो 209 प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जो कंपनीज बना रही हैं उनके पास स्टॉक है, अनफॉर्चुनेटली वो ये होता है कि जी ज़ख़ीरा अंदोसी हो जाती है। जो हमारी सप्लाई चेन में जो हर आइटम में होता है, शुगर माफिया भी हर आइटम में यही होता है। बिल्कुल। सेकंड सबसे बड़ा मसला ये है कि एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने वेट की हुई है, उसके तहत हमें एनुअली CPI मिलती है। ओके, वो हमें CPI अलाउ नहीं की गई इस साल। वो CPI अलाउ अगर कर दें तो फिर भी थोड़ी हमारी हो सकती है बचत। अच्छा, सेक्शन 12 में जहाँ पे फोर्स मेजोर लागू होता है, जहाँ पे कोई अनकंट्रोल सर्कमस्टेंसेस में फार्मा इंडस्ट्री को आए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर आपको अलाउ करती है कि जी कुछ प्राइस रिवीजन कर, बिल्कुल, ताकि सप्लाई मेंटेन रहे, हमारी मेडिसिन की सप्लाई मेंटेन रहे। अच्छा, उसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अर्जी की थी 38.5% की, विच इज़ 40%, जब डॉलर 230 का हो गया था। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने SRO 595 के तहत हमें 14% एसेंशियल, 20% नॉन एसेंशियल के दी, जब डॉलर 280 क्रॉस कर चुका था। 230 से 280 तक पहुंच चुका था। ओके, अच्छा, हैविंग सेड दैट दीज ऑल प्रीएम्बल और ऑल दीज टेकिंग दिस बैकग्राउंड,
ये जो शॉर्टेजेस अभी हो रही हैं इसी वजह से हो रही हैं। मैं आपको नाम तो नहीं लूँगा कंपनी के, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, दे हैव मेड लॉसेज दिस ईयर। और काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो छोड़ के जा चुकी हैं, काफ़ी डोमेस्टिक कंपनी हैं जो अपनी प्रोडक्शन होल्ड कर चुकी है या वो प्रोडक्ट विड्रॉ कर चुकी है जो उनके फीजिबल नहीं है। हालांकि उनके बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो चलते हैं, लेकिन जब फीजिबल ही नहीं रहे हैं, जब वो नुकसान करेंगे, कब तक नुकसान करेंगे? अच्छा फारूक साहब, आप क्या देखते हैं कि जो लॉसेस हो रहे हैं और इवन मल्टीनेशनल्स डेफिसिट में जा रही हैं जी, कितने अरसे तक ये सस्टेन कर सकते हैं? उसके बाद बिल्कुल ठप हो चुका होगा मामला। अब देखिए कि हमें थोड़ा ब्रीदर मिला था, एक तो ब्रीदर हो सकता मिला था जब उन्होंने 14-20% दिया था, ओके, जिस पे हमने 38.5% मारा। नॉनदलेस हम अपने प्रॉफिट मार्जिन गिरा के, नेचुरली हमारा एक पहिया कारखाने का चलता है, वो हमने चलाना है। ओके, हमें नफा नुकसान हो उसको बंद करने में सबसे बड़ा नुकसान हमारा है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड नुकसान पब्लिक का है, पब्लिक हैज टू फेस शॉर्टेजेस, पब्लिक हैज टू फेस दैट। अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए जो आगे हम फ्यूचर देख रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक IQR डेटा है जो वर्ल्ड वाइड मशहूर है, उसमें हमने -17% ग्रोथ दिखाई है। हम एक्सपोर्ट में बढ़े हैं, एक्सपोर्ट में हम ऑलमोस्ट $200 मिलियन के थे, हम कोई $300 मिलियन तक पहुंचे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर थ्योरेटिक गुड्स सारे ले लें तो $720 मिलियन है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, नेचुरली एक अच्छा मौका भी है कि एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादातर लोग तवज्जो दे रहे हैं। बट जो लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो जो सफ़र कर रही है प्राइसिंग इशू की वजह से, ये पॉलिसी मैटर की वजह से, जो पॉलिसी हमारी एग्जिस्ट करती है उस पर ही नजरसानी नहीं की जा रही, उस पर ही इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो नेचुरली वी विल कंटिन्यू हैव सम लॉसेज इन सम प्रोडक्ट्स। ओके। अच्छा फारूक साहब, कंपैरेटिवली इस वक्त दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत ग्रो कर रही है, क्या यहाँ पर पॉलिसी नहीं बनी, पॉलिसी मेकर्स इंटरेस्टेड नहीं है, या इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है? जो हम दुनिया में ये जितनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हम उतने ही पीछे जा रहे हैं, ये वजह क्या है? सर इसकी बड़ी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर। इसमें मेन वजह जो है, देखें जैसे हमारे काउंटर पार्ट है, हमारे नेबरिंग कंट्री है, उसकी इंडस्ट्री कम से कम 10 फोल्ड इंक्रीज की है एक डेकेड के अंदर। अच्छा, दो इश्यूज है। एक इशू ये है कि ये मेडिसिन का जो पूरा एक समझे टॉपिक है वो पोलिटिसाइज हो जाता है। ओके। जो हाजिर गवर्नमेंट होती है वो प्राइस पे नजरसानी नहीं करती कि एक रिएक्शन आएगा, आवाम का रिएक्शन है नेचुरली वो, लेकिन वो पेट्रोल बढ़ा देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उसके पैसे देने होते हैं, नेचुरली वो आगे पास ऑन करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारा इम्पैक्ट जो आता है वो हमें मिलता नहीं, तो नेचुरली हम पास ऑन नहीं कर सकते, उसी प्राइस से देखते हैं। उसमें क्या वजह आती है कि सुपोरियस ड्रग बनना शुरू हो जाते हैं। जब ड्रग शॉर्ट होता है, सुपोरियस ड्रग बनते हैं, मार्केट में आ जाते हैं। जो ड्रग सप्लाई चेन में हमारे पड़े हुए हैं, वो सप्लाई चेन में प्रोडक्ट जो है वो जखीरा दोषी होना शुरू हो जाते हैं और वो ब्लैक में मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो ओवरलैपिंग पॉलिसीज हैं, ओवरलैपिंग लॉज हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बड़ा एग्जांपल दूंगा, हमारी एक नेबरिंग कंट्री, उन्होंने एक इदारा बनाया है जो पूरी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को देखता है कंप्लीट, और दूसरा इदारा बनाया है जो आपकी सिर्फ क्वालिटी को देखता है। हमारे यहाँ जो हमारा ड्रैप है उसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइस भी वही डिटर्मिन करता है, क्वालिटी भी वही डिटर्मिन करता है। अगर वो प्राइस पे कहते हैं कि प्राइस अब बिल, हालांकि ये मैं हैविंग मतलब ये पॉइंट नोट कराता चलूँ कि अभी भी हमारे पूरे खित्ते में सबसे सस्ती दवाई है पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चर होती है, सबसे सस्ती दवाई है जो लोकल मैन्युफैक्चर होती है कंपेयर टू हमारे पूरे रीजन में कंपेरेटिवली। अच्छा, गिवन दैट, कीपिंग दैट इन बैकग्राउंड, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जो वो इदारा उन्होंने फार्मा एक्सेल के नाम से बनाया है, वो सब कुछ टेक केयर करता है, प्राइस भी वो टेक केयर करता है, और एक इदारा है जो क्वालिटी करता है। यहाँ ओवरलैप ऑफ पावर भी आती है, ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, कॉन्फिडेंट इंटरेस्ट बन जाता है ड्रैप के लिए। और ड्रैप ऑफ कोर्स एक इदारा है जो नीचे है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, दे कैन नॉट फंक्शन विदाउट द राजी समझ रजामंदी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है। तो ऑफकोर्स ड्रैप के लिए बड़ा कंफ्यूजन, एक सिचुएशन अजीब से राइज हो जाती है कि वो क्वालिटी पे अगर तवज्जो देती है, बोलती है जी पिक्स और WHO करें, तो नेचुरली मैन्युफैक्चर कहते हैं ठीक है जी, अगर हम पिक्स और WHO करते हैं तो हमें प्राइस भी वही दें। बिल्कुल, क्योंकि नेचुरली जिस तरह हमारी कॉस्टिंग है, वहाँ की कॉस्टिंग आप दिखाएं बहुत कम है। तो कंपेरेटली अगर हम अपना सिस्टम इंप्रूव करते हैं पिक्स और WHO की तरफ, नेचुरली वो प्राइसिंग भी हमारे पे इंप्लीमेंट करें। तो देयरफॉर ना इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स ये बात जहन में रहे कि हमारी माशाल्लाह ऑलमोस्ट 4 कंपनियां जो WHO रिकॉग्नाइज हो गई इस सिनारियो में भी, और एक कंपनी जो पिक्स हो चुकी है और दूसरी कंपनी पिक्स होने जा रही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सर्कमस्टांसेस हम फिर भी एक मेहनत कर रहे हैं, बट ये ड्रैप के लिए एक इशू बन जाता है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए इशू बन जाता है कि प्राइस पे कंट्रोल करें या क्वालिटी भी करें। अगर हम ये दोनों एस्पेक्ट को अलग कर दें, प्राइसिंग का एलिमेंट अलग हो और क्वालिटी का एलिमेंट अलग हो, लेकिन प्राइसिंग अगेन वो अगर पॉलिटिसाइज ना हो और वक्तन फवक्तन जो इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट है दवाई को दीजिए, सप्लाई शॉर्टेजेस विल बी अ नॉन इशू, लाइक इट इज अ नॉन इशू
in the region. अच्छा, आम आदमी का एक सवाल होता है, जुमला होता है जो हर जगह अदा होता है कि मार्केटों से दवाइयाँ गायब हो गई हैं। ये इस जुमले के पीछे जिम्मेदार कौन है? अच्छा सर, इसमें हमारी सप्लाई चेन आपको अंडरस्टैंड करते रहिए। हमारी सप्लाई चेन है कि वी आर अ मैन्युफैक्चरर। ओके। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को अपना माल बेच देता है, ठीक है। अब ये सिस्टम में चला गया सप्लाई चेन। ओके। अब ये सप्लाई चेन का कंट्रोल जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास है, ठीक है। अब उनको चाहिए कि जो हमने माल दे दिया, और नेचुरली हम तो अपना सारा किस्सा जो है, सारा जो हमारा हिसाब किताब है वो हम ड्राइव को सबमिट करते हैं। बिल्कुल। हमने कौन सा बैच बनाया, कब बनाया, कितना बनाया, क्या क्वांटिटी और किसको दिया, बिल्कुल। ये सारी डेटा जो है ड्राइव हमसे कलेक्ट करता है। हेंसफोर्थ दे हैव टू इम्प्लीमेंट दैट कि भाई ये माल क्यों नहीं है। अच्छा, और मोर ओवर ड्राइव का सबसे जो मुझे इशू अभी नजर आया कि उनका HR का मसला है। 25 करोड़ की आवाम है और इतने खित्ते पे एरिया पे फैले हुए, वो कहाँ कैसे करें। सेकेंडली, हमारे पास तो क्वाइट फ्रैंकली रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपना माल कंट्रोल ये इतने बड़े इलाके में कर सके। ना हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, ना हमारे पास HR केबिलिटी है कि हम इस पर नजरसानी करें। बट येट अगेन, हमारी जो कीमत तयन करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उससे ऊपर माल हम नहीं दे सकते लॉफुली। अगर कोई दे रहा है उस पर क्रिमिनल कन्विक्शन होती है। हैंसफोर्थ डायरेक्टर्स लायबिलिटी जो हमारे ड्रग एक्ट का हिस्सा है, उस पर क्रिमिनल कन्विक्शन होती है अगर आपने लेबल प्राइस जो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है उससे ऊपर बेचे तो। इसकी वजह से कोई मैन्युफैक्चरर ये रिस्क नहीं लेता कि क्रिमिनल कन्विक्शन की वजह से या कुछ पैसों की वजह से वो इतना बड़ा रिस्क ले। ओके। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फार्मास्यूटिकल की, ये बताइए इसके पैरेलल ये जो जाली इंडस्ट्री है दवाइयाँ बनाने वाली, इससे आपका काम अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा? सर, बहुत काम हमारा सफ़र होता है। सफ़र एक तो होता है कि हमारी ब्रांड जो है वो उसमें आ जाती है, क्वेश्चन में आ जाती है, ठीक है जी, काउंटर फिटिंग जो होती है। सेकंड सबसे बड़ा है कि शॉर्टेजेस क्रिएट होती हैं। अच्छा, ये आती क्यों, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। देखिए जी, ये शॉर्टेजेस क्यों आती हैं? जब एक दवाई एक सर्टन कीमत बनती है, ठीक है जी, और उसकी डिटर्मिन कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उससे कम रखी हुई है और हम 15 दिन से पहले अपनी फैक्ट्री से वो दवाई नहीं बाहर दे सकते। ओके। वो हमें लॉफुली बाय ड्रग एक्ट कंट्रोल करनी है, क्वारंटीन में रखते हैं 15 दिन, उसको चेक करते हैं कि ठीक है जी सही है, फिर भेज देते हैं। ठीक है। अब जब ये मार्केट में चली जाती है, हमारे हाथ से निकल जाती है। ऑफकोर्स हमारी मार्केट इंटेलिजेंस इतनी है कि कभी बार हम ड्राइव को बता भी देते हैं, कंसर्न भी रहते हैं, और जो हमारे लोकल FIDs हैं उनको भी कंफर्म करते हैं कि जी ये चीज़ हमने यहाँ दी है। बट हैविंग सेड दैट, ना ड्राइव के पास ना मिनिस्ट्री के पास इतने HR है कि वो इस पर सारी एक कपड़ा डाल सके। चीनी का आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, बिल्कुल। आटे का आज तक कंट्रोल नहीं पाए, घी का आज तक, और ये ऐसे एडवाइस हैं जो डेली कंजम्पशन के। बिल्कुल। एडवाइस तो फिर भी ऐसी है कि डेली कंजम्पशन के आइटम नहीं है। राइट। ये डेली आइटम में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर नहीं हाथ डाल पा रही तो हम तो फिर भी इट्स नॉट अ डेली कंजम्पशन। अच्छा, अब ये जब माल शॉर्ट होता है हमारा, नेचुरल प्रोडक्शन बंद कर देते हैं उस प्रोडक्ट की, या हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा था बंद कर देते हैं। अच्छा, ये फिर ज़राई मिलती है जो जाली दवाई बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे देते हैं हमारे ब्रांड से दूसरे ब्रांड से, इंटरनेशनल ब्रांड से। नेचुरली अभी मरीज है, वो मजबूर है, वो हैज टू बाय। बिल्कुल। अब जहाँ पे ये मरीज है उसने जाके खरीद ली। अब वो जाली दवाई को जो मिलती है, समझे ज़्यादा टाइम मिलता है, वो इसी टाइम पे मिलता है, जिसकी वजह से जब शॉर्टेज होती है स्पोरियस ड्रग मार्केट में आ जाती है। राइट। अब नेचुरली वो प्रोडक्ट वो सस्ता बना के, हमारी जो प्राइस 100 रुपये की अगर है, अगर वो जाली बनाएगा 120 रुपये की पड़ेगी। बिल्कुल। और हमें वो प्रोडक्ट 110 का पड़ रहा है, हम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो 20 रुपये में 30 रुपये कमाए, वो सस्ती स्पोरियस ड्रग मार्केट में बेच रहा है। तो कीपिंग ऑल दिस इन सिनेरियो, सिर्फ शॉर्टेजेस ऑफ मेडिसिन की वजह से जब सप्लाई कम होती है, स्पोरियस ड्रग और जखीरांदोज़ी होती है। अगर हम सप्लाई कंट्रोल कर लें इस मार्केट की, इस इंडस्ट्री की, देन दिस इज अ नॉन इशू, जैसे बाकी खिते में होता है। और शॉर्टेजेस उसी वजह से कंट्रोल हो सकती हैं कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनी को कमाने दिया जाए। ओके। और हमारे जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी के फॉर्मूलाज हैं वो ड्राफ्ट के पास मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक कारी साहब, आपने वक्त निकाला और जो कन्फ्यूजन्स थी आपने उस पर बड़ी ब्रीफली बात की और क्लैरिटी के साथ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।